अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो ये गुड मॉर्निंग नहीं है, लेकिन चलें। सेल हमने कल बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, एक तो हम उसे रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और आज ऑर्गेनेलीज और कुछ फंक्शंस, जिसमें फंक्शनल जो फंक्शंस हैं जिनमें एंडोसाइटोसिस वगैरह और पिनोसाइटोसिस है, वो देख लेते हैं। अच्छा जी, ये तो इंट्रोडक्शन और स्पेक्ट्स हो गए। सेल, जैसा कि हमने कल क्लियरली किया था डिफरेंशिएट, सॉरी आई शुड enlight the highlighter. Is it working? Okay. Cell is a structure and function unit of life. We already know about it. रॉबर्ट हॉक ने, इंग्लिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1665 में। और उसने डिस्कवर किया था स्मॉल स्पेसेस अराउंड द बाय वॉल, एक कॉक के ज़रिए। यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ कॉक। दिस इज़ ए प्रिलिमिनरी ड्राइंग ऑफ द सेल। सेल थ्योरी हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, इसकी आपकी असाइनमेंट भी है। दो तरह के सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल भी हम देख चुके हैं कि टू मेजर पार्ट्स हैं इसके, एक न्यूक्लियस है और एक साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म सेपरेटेड है सराउंडिंग से, बाहर से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से बाय इट्स सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के साथ एक और लेयर होती है, ठीक है, सेल वॉल, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें वाटर है। प्रिंसिपल फ्लूइड ऑफ मीडियम ऑफ सेल इज़ वाटर विच इज़ प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द सेल। 70 to 80% और 85% जो सेल है आपका वो वाटर पे कंसिस्ट करता है। आइंस होते हैं, स्पेसिफिकली पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्ब और सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम। इन आइंस की कंसंट्रेशन इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर और होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर और होती है। डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप का सेल है और कहाँ बेस्ड है, वो कहाँ सिचुएटेड है। प्रोटीन्स हैं जो कि आफ्टर वाटर जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, अबाउट 10 to 20% प्रोटीन होते हैं। ये दो में डिवाइडेड हैं, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन में और एक फंक्शनल प्रोटीन में। लिपिड्स हैं, इंपॉर्टेंट लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये याद रखने हैं। कोलेस्ट्रोल है जो कि 2% आपके सेल का टोटल मास है। फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रोल के अलावा लार्ज क्वांटिटी में और भी लिपिड्स हैं जिन्हें हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, जिसे हम न्यूट्रल फैट भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स है, ये थोड़ी अमाउंट में होते हैं, हैविंग ए लिटिल स्ट्रक्चरल फंक्शन इन द सेल एक्सेप्ट एज अ पार्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स बट प्ले ए मेजर रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ द सेल। ये इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा भी कार्बोहाइड्रेट्स का हमारी न्यूट्रिशन में, हमारी डेली लाइफ में हमारा ज़्यादा पार्ट है। इट अकाउंट्स अबाउट 1% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सेल। फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनवेलप करती है, चारों तरफ से होती है। इलास्टिक स्ट्रक्चर है, 7.5 to 10 नैनोमीटर थिकनेस है। ये प्रोटीन्स और फास्फोलिपिड पे मेनली कंसिस्ट करती है। अप्रॉक्सीमेट कंसंट्रेशन जो है वो परसेंटेज के साथ लिखी हुई है, प्रोटीन्स की, फास्फोलिपिड्स की, कोलेस्ट्रॉल की, अदर लिपिड्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की। ये कंसंट्रेशन यू शुड रिमेंबर ऑन MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये आपको पता है। थ्रू एंड थ्रू में प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ चैनल्स को इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। जो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स हम देख लेते हैं, जो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स हम मेनली जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में होते हैं, और अदर कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम प्रोटियोग्लाइकेन्स कहते हैं। The entire outside surface of the cell has a loose carbohydrate coat called glycocalyx। ये स्पेशली एक पहचान होता है सेल की। मेन जो इनके फंक्शंस हैं वो ये हैं।
ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होते हैं चार्ज विच गिव्स टू ओवरऑल नेगेटिव चार्ज टू द सेल दैट रिपेल्स द नेगेटिव चार्जेस, जिसकी वजह से सेल अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन रखता है। ये जो अदर सेल के साथ अटैचमेंट होती है इनकी, वो ग्लाइकोकैलिक्स अटैचमेंट होती है, यानी दो सेल आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, शेयर करते हैं चीज़ें, जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं। मेनली ऑफ देम एक्ट एज अ रिसेप्टर सब्सटेंस फॉर बाइंडिंग हार्मोन्स। ये अगर हार्मोन को स्क्रीट करना है तो ये चारों सेल मिलके अपना एक स्पेसिफिक हार्मोन स्क्रीट करेंगे, इसलिए बाइंड होते हैं। और कुछ सेल्स हैं वो इम्यून सिस्टम में एंटर होते हैं। इम्यून सिस्टम आपका वो सिस्टम है जो कि आपको बीमारियों से लड़ने के खिलाफ मदद देता है, इम्यूनिटी बॉडी की जो होती है। साइटोप्लाज्म जो है ये फिल होता है विद बोथ माइन्यूट छोटे और लार्ज डिस्पर्स पार्टिकल्स के साथ और ऑर्गेनेल्स के साथ। क्लियर फ्लूइड पोर्शन होता है। जो क्लियर फ्लूइड पोर्शन साइटोप्लाज्म में होता है इसे हम साइटोसोल कहते हैं। 5 मेजर ऑर्गेनेल्स हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और लाइसोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये स्मॉल माइन्यूट और माइनर ग्रेनुलर पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर, उन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके साथ राइबोसोम्स लगे होते हैं वो ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। राइबोसोम्स आर composed of RNA and proteins. They function to produce new protein cells. We will discuss it in the next chapter. स्मूथ और ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ राइबोसोम्स नहीं लगे होते और ये लिपिड सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दिस इज़ द ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ ये जो डॉट्स हैं ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं। एंड दिस इज़ द ए ग्रेनुलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ ये डॉट्स नहीं लगे हुए। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस प्रीडोमिनेंटली स्क्रीटरी सेल है। ये स्क्रीशंस करता है, पैकिंग करता है। वेयर इट इज़ लोकेटेड साइड ऑफ द सेल विद स्क्रीटरी सब्सटेंसेस आर एक्सक्लूडेड। ये वर्क करता है एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो गोल्जी बॉडीज़ को ट्रांसपोर्ट की जाती हैं बाय ट्रांसपोर्ट थ्रू वेसिकल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स। Transported substances and then processed by the Golgi apparatus to form lysosomes, secretory vesicles and other cytoplasmic components. Golgi apparatus उन चीज़ों को, उन प्रोटीन्स को उन शेप देता है कि आप लाइसोसोम बन जाएं, आप secretory वेसिकल बन जाएं और आप जो है कुछ और कंपोनेंट बन जाएं। जैसे सारे के सारे मेडिकल कॉलेज में एंटर होते हैं, MBBS पूरा करते हैं, उसके बाद कोई सर्जन बन जाता है, कोई डर्माटोलॉजिस्ट बन जाता है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट बन जाता है, वो आपके बात के डिसीजंस होते हैं। स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स, जो स्पेसिफिक फंक्शंस है ना इसकी, जो जो मेनली फंक्शंस हैं, इसकी कैपेबिलिटी होती है कि स्पेसिफिक या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करना जो कि कहीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जो कि स्पेशली है हाइलुरोनिक एसिड, जो आजकल स्किन में बहुत ज़्यादा इन है, कॉन्ड्राटिन सल्फेट जो आपकी बोन मैट्रिक्स बनाता है। हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्राटिन सल्फेट के जो मेजर फंक्शंस हैं वो ये है: प्रोटोग्लाइकेन्स हैं, म्यूकस एंड अदर ग्रैनुलर स्क्रीशंस, major components of the ground substances outside the cell interstitial spaces acting as a filler between the collagen fibers to make bone matrix. अगर ये बोन है तो इसके अंदर ये ऐसे फाइबर नेटवर्क बना देते हैं ताकि जो पहले बना होता है तो ये वाली जो सब्सटेंसेस हैं इसके अंदर फिल हो जाती हैं। जब ये फिल हो जाती हैं तो बोन का एक स्पेसिफिक सख्त सा स्ट्रक्चर आता है। They are principal components of the organic matrix of the bone and the cartilage, as I already told about this. लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स हैं वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है सेल का। ये क्या करते हैं, जो डैमेज सेलुलर सब्सटेंसेस होती हैं उन्हें खा लेते हैं, फूड पार्टिकल्स को खा लेते हैं, जो चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, अनवांटेड बैक्टीरिया को खा लेते हैं। इनका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 250 से 750 नैनोमीटर होता है और ये लिपिड बायलेयर से सराउंडेड होते हैं, क्योंकि अगर लाइसोसोम्स सराउंडेड नहीं होंगे तो इनके जो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स हैं, जो एसिडिक एंजाइम्स हैं, वो सेल को ही खा जाएंगे। लार्ज स्मॉल ग्रेन्यूल्स इसके अंदर होते हैं
which are the protein aggregates of many 40 different types of hydrolase enzymes. Hydrolase enzymes जो हैं ये एब्जॉर्ब करने वाले, डाइजेस्ट करने वाले, गलाने सड़ाने वाले एंजाइम्स होते हैं जो चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं. पैरोक्सिसोम्स एंड स्क्रूटरी वेसिकल्स. पैरोक्सिसोम्स जो हैं ये भी बिल्कुल लाइसोसोम्स की तरह ही होते हैं. सिर्फ दो चीज़ें इनमें मुख्तलिफ होती हैं. नंबर वन, ये एक तो सेल्फ रेप्लिकेशन के थ्रू होते हैं. दीज आर बिलीव टू बी फॉर्म्ड बाय द सेल्फ रेप्लिकेशन बाय बडिंग ऑफ फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सेकंड चीज़ जो है, इनमें ऑक्सीडेजेस होते हैं एज़ कंपेयर टू हाइड्रोलेजेस जो कि लाइसोसोम्स में होते हैं. स्क्रीटरी वेसिकल्स. स्क्रीटरी वेसिकल्स तकरीबन तकरीबन 90-95% जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, गोल्जी ऑपरेटर सिस्टम से, और फिर उसके बाद रिलीज़ कर दिए जाते हैं साइटोप्लाज्म में. ये बेसिकली स्टोरेज वेसिकल्स होते हैं. स्क्रीटरी वेसिकल्स और स्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स हैं. ये कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं, जैसे कि आपके डिफरेंट हार्मोन्स हैं. आपकी इंसुलिन उस वक्त नहीं बनती जिस वक्त मतलब पहले से बना के भी होती है, लेकिन उस वक्त फ्रेश बनती है जब आप मीठा खाते हैं, तो उस वक्त इतनी अमाउंट में इंसुलिन नहीं बन सकती. लेकिन जो पहले से स्टोर हुई हुई इंसुलिन होती है वो इंस्क्रीटरी वेसिकल्स में होती है, और फिर उसके बाद वो स्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स में या स्टोरेज वेसिकल में वो फिर स्क्रीट कर दी जाती है एज डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना चस्का मीठे का लगाया है. माइटोकॉन्ड्रिया, द ग्रेट वर्ड जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं बचपन से. द पावर हाउस ऑफ सेल है. टू लिपिड बायलेयर प्रोटीन है. टू लिपिड बायलेयर पे कंसिस्ट करता है इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन. मैनी इन फोल्डिंग्स होती हैं, जैसे कि तह लगी होती है इनर मेम्ब्रेन में जो कि शेल्फ्स जैसे बनती हैं. उनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स अटैच होते हैं. Inner cavity is filled with a matrix that contains large quantity of dissolved enzymes that is necessary for extracting energy from the nutrients. Obviously इसमें जो एनर्जी आती है वो ATP के थ्रू आती है, adenosine triphosphate. The released energy used to synthesize the high energy substances ATP, adenosine triphosphate. इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में डिजॉल्व्ड एंजाइम्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स के अंदर से एनर्जी निकालते हैं, और एनर्जी निकालने के बाद जो है ये एनर्जी जो है ये यूज़ होती है एटीपी को बनाने में, और एटीपी फिर बाद में सेल यूज़ करता है फॉर देयर एनर्जी. ये जो इसके अंदर फोल्ड्स हैं, दीज फोल्ड्स, आई शुड चेंज टू दिस, दीज फोल्ड्स, these fold are Christie, and this one is matrix, और ये इनर मेम्ब्रेन है. ये अंदर वाला सारा हिस्सा जो ये वाइट है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है. दिस वन. फिलामेंट एंड अदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. जो दूसरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो हम इन फिब्रिलर प्रोटीन्स हैं जो कि यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इनटू फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स. ये सेल को स्पेशल स्ट्रक्चर देते हैं. स्पेशल टाइप ऑफ फिलामेंट composed of polymerized tubulin molecules used to cell construct very stronger tubular structure called microtubules. ये आपको पता है जो हमारे बिल्डिंग्स में पिलर्स हैं, ये सेल के पिलर्स हैं जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं. साइटोस्केलेटन मेंटेन करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सेल. उसे स्पेसिफिकली एक शेप देते हैं ताकि सेल जो है वो डी शेप ना हो जाए. सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स जो हैं, सेंट्रोसोम एक राउंड डेंस मैस ऑफ साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के करीब है. विद इन द सेंट्रोसोम्स लाइज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स. इसके साथ सेंट्रियोल्स हैं. द इंडिविजुअल सेंट्रियोल्स आर सो अरेंज्ड दैट दे लुक लाइक टी. दे लुक लाइक ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स. इसकी डायग्राम मैं आगे दिखाता हूँ आपको, देन विल गेट.
ये सेल और ये न्यूक्लियस इसके ये करीब होते हैं। इसमें सेंट्रियोल्स जो हैं वो दो पेयर्स होते हैं। जो ही सेल की डिवीजन आती है तो ये डिफरेंट ऑपोजिट पोल्स अपार्ट पे मूव कर जाते हैं सेल डिवीजन के दौरान, और फिर वो स्पिंडल्स और वो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। The spindle subsequently contract and into two halves, and the nucleus now separate from each other, and the mitosis is completed. Cell division is not possible without centrioles. Nerve cell bodies do not have any centrioles and not capable of cell division. जो हमारी nerves हैं उनमें centrioles नहीं होती, इसलिए वो division उनकी possible नहीं है, वो divide नहीं हो सकती. Nucleus, one of the basic and the most important part of the cell. Obviously DNA है, हमारा structure है, इसके अंदर genes हैं. जीन्स आर डिटरमिन द करेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स प्रोटीन्स। जिस प्रोटीन्स को फॉर्मेशन करनी होती हैं वो इस जीन्स के थ्रू फॉर्मेशन होती हैं। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, कोई सा डैमेज हुआ है तो फ़ौरन सेल्स जो हैं वो वैसे प्रोटीन्स या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाती हैं। जीन्स हमारी डीएनए उसको बनाता है। वो जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, एडेनिन गुआनिन थायमीन साइटोसिन वाला, एज वेल एज इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं इसके अंदर जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को मेंटेन करते हैं। ये जीन्स जो हैं वो रेट ऑफ प्रोडक्शन के सेल को भी कंट्रोल करती हैं। अगर एक सेल डैमेज है या और सेल बनाने हैं तो उसको भी ये जीन्स डिपेंड करती हैं, और एक स्पेसिफिक एज के बाद जाके ड्यू टू ओल्ड एज या प्रोग्राम सेल डेथ या इनकी प्रोग्रामिंग होती है, ये प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स कम हो जाती है। जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को कवर करती है, दिस इज न्यूक्लियस एंड द मेम्ब्रेन विच इज़ कवरिंग द मेम्ब्रेन विच इज़ कवरिंग द न्यूक्लियस, दिस वन, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए मैसेज या बाकी प्रोटीन्स और आइंस न्यूक्लियस के थ्रू मूव कर न्यूक्लियस के इन और आउट मूव करता है। या इसे न्यूक्लियर एनवेलोप भी कहते हैं। न्यूक्लियाई फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, द न्यूक्लियाई ऑफ द मोस्ट सेल्स contain one or more highly staining structures called nuclei. It's simply an accumulation of large amount of RNA and protein of the type found in the ribosomes. इंट्रासेलुलर जंक्शंस जो हैं, जब ये सेल एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और समटाइम्स विद एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, स्पेशलाइज्ड जंक्शंस may form at the specific sites of the contacted cell membrane. ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर ये जंक्शन बने गए। इन्हें क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1, अक्लूडिंग और टाइट जंक्शंस, जोना अक्लोडेंस, एडहेसिव जंक्शंस, cell to cell, zona adherence and macula adherence, desmosomes. एक्लोडिंग जंक्शंस जो हैं वो टाइट जंक्शंस होते हैं, और एडहेसिव जंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे के जो साथ लगे हुए हैं सेल उनकी वजह से होते हैं। एडहेसिव की दो टाइप्स हैं, सेल टू सेल एंड सेल टू मैट्रिक्स। सेल टू सेल में जोना एडहेरेंस है और मैक्यूला एडहेरेंस है, जिन्हें हम डेस्मोसोरोन्स भी कहते हैं। सेल टू मैट्रिक्स में फोकल एडहेजन्स हैं और हेमी डेस्मोसोम्स हैं, दिस इज डेस्मोसोम्स। और तीसरा कम्युनिकेटिंग या गैप जंक्शंस। जेनुला डिस्क्राइब जो है टर्म जो है, इट डिस्क्राइब अ जंक्शन दैट एनसर्कल्स अ सेल। मैक्यूला इंडिकेट्स अ जंक्शन दैट इज मोर सर्कमसाइज इट एक्सटेंड लाइक स्पॉटलाइट। जोना या जेनुला जो है वो पूरा का पूरा ये है, ये पूरे का पूरा कम्युनिकेशन है बिटवीन सेल्स, पूरे के पूरे। और मैक्यूला जो है वो जस्ट ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होगी बस। जंक्शंस में एक सर्टन कम्बिनेशन में भी हो सकते हैं। हो सकता है सेल 1, 2 एंड 3, 1 और 2 का ज़्यादा आपस में प्यार हो तो इनका आपस में ये मैक्यूला वाला जंक्शन भी हो। On the molecular level, intracellular junctions typically consist of three compartments: transmembrane, cytoplasmic और cytoskeletal filament। ये तीनों भी
इंट्रासेलुलर जंक्शंस हो सकते हैं मेम्ब्रेन के दरमियान भी, साइटोप्लाज्म के दरमियान भी और साइटोस्केलेटन फिलामेंट के दरमियान भी. There are three components differ depending on the type of the junctions. Tight junction में अगर देखें हम, the opposing cell membrane are held close contact by the presence of transmembrane adhesive protein arranged in anastomosing the strands of encircle the cell, just like this. This is very tight junction. The intracellular space essentially is obliterated at tight junction. The transmembrane adhesive proteins, which include occludin, membrane of the claudin family, and some of the tissue's junction adhesion molecule, interact hemodynamically, homotypically with the same protein. इंट्रासेलुलर स्पेसेस में ये अगर हम सेल बनाएं इंट्रासेलुलर स्पेसेस में, ये इंट्रासेलुलर जो स्पेस है ये वाली, शुड आई चेंज, यस, ये वाली इंट्रासेलुलर जो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है, ये ऑब्लिटरेट हो जाती है. फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल. तो इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो नहीं है. इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होगी अगर इनमें टाइट जंक्शंस होंगे. These are the tight junctions. अब ये टाइट जंक्शंस जो ये हैं, ये ये यहाँ पे स्पेस नहीं होगी सेल के दरमियान. ये दो सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल 1 एंड दिस इज सेल 2. एडहेसिव जंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे को होल्ड करते हैं, जस्ट लाइक एन एंकर. उन्होंने एक दूसरे को एंकर डाला होता है, जैसे शिप्स में एंकर होता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में. In contrast to tight junctions, the intracellular space is cell-to-cell adhesive junctions is maintained by approximately 20 nanometer. इनमें intracellular space होती है. ये सेल सिग्नलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक सेल से दूसरे सेल को सिग्नल जाने के लिए. और दूसरा इनकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है, ये मूव कर सकते हैं. और इनमें ज़्यादातर ट्यूमर सेल्स जो हैं वो ऐसे जंक्शंस बनाते हैं, या इनमें प्रोग्राम सेल डेथ होती है. In some instances, the loss of cell-to-cell and cell matrix contact lead to the apoptosis, where in the others, loss of contact may lead to the loss of cell polarity and differentiation and unregulated cell proliferation. ये जो सेल हैं ये आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, एडेसिव जंक्शंस हैं इनमें. आगे इसकी डायग्राम की वो होगी जी. दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2, ये इनके दरमियान एडेसिव जंक्शंस हैं ये. अच्छा, ये जंक्शंस के साथ ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इन्होंने भी कुछ डायलॉग नहीं होते इनके, वाकई ऐसे होता है. अगर ये इससे अलहदा हो जाएं, ये कट जाएं, तो या तो सेल ये मर जाएंगे या फिर कुछ और मतलब कर लेंगे, एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे या फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. देखा सच्चा प्यार. डेस्मोसोम जो कैडहेरेंस होते हैं उसमें डेस्मोग्लेन और डेस्मोकोलिन होते हैं प्रोटीन्स. अच्छा, the interaction of these transmembrane proteins with those with form of adjacent cell results in a dense line in the middle of intracellular space at desmosomes. इन प्रोटीन्स की जो आपस में इन दोनों दरमियान में ये एक डेंस लाइन है. Where is it? ये जो इनके प्रोटीन्स हैं डेस्मोग्लिन और डेस्मोकोलिन के आपस में इंटरेक्शन की वजह से ये एक डेंस लाइन बनती है दो सेल्स के दरमियान फॉर देयर कनेक्शन. सेल मैट्रिक्स जो है
Obviously structural organization has differently, जैसे कि adhesive cell junctions हैं, but they have a different molecular components and attached to cell with extracellular matrix. In focal adhesions, transmembrane component is a member of an integrin family of adhesion molecules. Integrins are the heterodimers of different alpha and beta subunits with specifically various extracellular matrix and molecules. 18th known alpha subunits and 8 beta subunits. 18 and 8. 18 alpha and 8 beta subunits occur 24 different combinations. Gap junctions. गैप जंक्शन जो हैं वो कनेक्शन प्रोटीन्स के ज़रिए आपस में जंक्शन होता है सेल का, और अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 नैनोमीटर होता है। 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कनेक्शन के मिलके जो है वो ये 2 नैनोमीटर का स्पेस जो है वो बनाते हैं। ये पेयरिंग होती है और वही मूवमेंट होती है एक सेल से दूसरे सेल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, सिग्नलिंग की। दिस इज़ द एक्वस चैनल फॉर वाटर। these are the cell membrane, और ये कनेक्शंस प्रोटीन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 and 6, 3 and 3, 3 and 3, 3 and 3। Functional system. Invasion of the cell, endocytosis. Very large particles enter the cell by specialized functions known as endocytosis. The principle of endocytosis, pinocytosis and phagocytosis having the same. Pinocytosis ingesting the small amount of particles. Previously it was known as only fluid particles, but now recent advances have been changed and may pertain about specifically very smallest particle. Pinocytosis is the only mean by which the most of the large macromolecules such as most proteins molecules. These molecules attach to the specific receptors on the surface of the membrane and specific type of proteins that is to be absorbed. These receptors are usually located in the small pits on the outer surface of the cell membrane called coated pits. On the inside of the cell membrane beneath the pits there is a lattice work of fibrillar proteins called clathrin. This is the clathrin and this is the coated pits. When the large molecules or other molecules are there, they folded around the molecules by the actin and myosin and taking in the molecules and dissolving the Catherine, and the molecules are inside the cell. When they are inside the cell, the different type of secretory vesicles come in contact with the molecules depending upon their type, and if they are bacteria, the lysosome may destroy that, and if they are nutrients, then the other secretory vesicles and other they are transported to the Golgi bodies where the energy is taken out for the production or synthesis of ATP. Phagocytosis means the ingestion of the large particles such as bacteria whose cells or portions are degenerating tissues. Phagocytosis occurs the same as the pinocytosis, except it involves the large particles rather than the molecules. Cell membrane receptors attach to the surface of the cell particle, the edges of the cell membrane around the points where the attachment, and evaginate outward with the fraction of a second to surround the entire particle, just like we have discussed about the pinocytosis. Digestion of pinocytosis and phagocytosis foreign substances almost immediately after the pinocytosis and phagocytosis vesicles appears inside the cell, or one or more two lysosomes becomes attached, as I already explained to you. These vesicles, and they empty their acids, hydrolysis acids inside the vesicles. These are the digestive vesicles formed inside the cell cytoplasm, which the vesicles hydrolysis become hydrolyzing the proteins, carbohydrates, and fats, obtaining their energy, cutting into the smallest particles, obtaining their energy that would be used afterwards in the formation of ATPs. The small products
may convert it into amino acid, glucose, and phosphate diffuse through the vesicles in the cytoplasm. The left products are indigestible, are still in the vesicle, and these vesicles are called residual bodies. The remaining products that cannot be digested in the vesicle, and these are called residual bodies. The residual body products are extracted by the cell, the process of called exocytosis. It is the opposite process of pinocytosis or phagocytosis. Hence, the pinocytosis and phagocytic particles are the digestive organs of the cells. Uh, this is the ingestion, this is the digestion, and digestive vesicles is the residual bodies, and it is excreted out opposite to the indigestion. Regeneration and autolysis of the cell. Lysosomes, as we already know, helps in the removal of the digested products and harmful products, or they can get rid of, they can removal of the damaged products that are being damaged by the heat, cold, trauma, chemicals, and other factors. Lysosomes are burst these sizes and releases the cases, and obviously they releases the hydrolysis enzymes in turn digesting the organic substances. In the case of slight injury, only a portion of the cell is moved, and in the case of severe injury, entire cell is digested. That is called autolysis. For example, the white blood cells that are being damaged or that are being dead while fighting against the bacteria in your infection, in your sore throat, in your flu, that are being dead, that they are being, then they are being autolyzed or autophage, or they are being eaten by your own cells to destroy the debris, to destroy the waste. These lysosomes contain a bactericidal agent and phagocytize bacteria, just like in pinocytosis. They may dissolve the bacterial membrane, lysophren, which binds to the iron and other substances before they can promote the bacterial growth. And some of the bacteria, they just enter the cell and they immediately get attacked by the lysosomes, and they didn't got time to proliferate. Acid pH is about 5, which is very much high pH for acidic in nature. That inactivates the bacterial metabolic systems. Function of the mitochondria. The principal function of the cell extract energy from the foodstuff that came from carbohydrates, proteins, and fats. Especially carbohydrates converted into glucose, and the proteins are converted into amino acids, and fats are converted into fatty acids. And this energy is consumed for the synthesis of ATP. This is ATP molecule. We will discuss in the biochemistry. When ATP releases energy, phosphoric acid radicals split away and the adenosine diphosphate is formed. It means that ATP is converted into adenosine diphosphate. ADP reacts with phosphoric acid to form ATP again. This can convert it to ATP again by reacting with the phosphoric acid. Chemical processes in the formation of ATP, role of mitochondria. This is a bit important because in two animals it was of one or two numbers. On entry into the cell, glucose is subjected to the enzymes in the cytoplasm that convert into pyruvic acid. You will uh, be discussing or will go through this whole process at your biochemistry, which is called glycolysis, and you have been gone through this process in your FSC. A small amount of ADP is changed to ATP by the energy released during the conversion, but this amount is only 5% of the total ATP production.
The rest 95% is produced in the mitochondria. The pyruvic acid is derived from the carbohydrates, fatty acid from the lipids, and the amino acid from the proteins are eventually converted into a compound called acetyl-CoA in the matrix of the mitochondria. वैसे तो 5% बन जाती है, लेकिन जो 95% है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो हमने पहले चीज़ें देखी हैं कि हम जो है पायरुविक एसिड कार्बोहाइड्रेट से, अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन से, और फैटी एसिड जो हम फैट से लेते हैं, वो सारी की सारी मिल के जो हैं वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होती हैं, और फिर जो बाकी 95% एटीपीज हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म होते हैं। These acetyl CoA react with other series of enzymes in mitochondria matrix undergo a series of chemical reaction called citric acid cycle or Krebs cycle. ये Krebs cycle के थ्रू जाते हैं। उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आइटम्स जो हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक्सक्रीट सेल्स एक्सक्रीट होते हैं फ्रॉम बॉडी टू द लंग्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। द सिट्रिक एसिड साइकिल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आइटम्स. The carbon dioxide diffuses out from the mitochondria and is excreted by the cell and eventually from the body by the lungs. When you are breathe out, you are actually excreting the carbon dioxide. रिएक्शन जो है वो एटीपी सिंथेटेज के साथ कैटलाइज हो रहा होता है, दैट प्रोट्रूड्स फ्रॉम द शेल्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो एंजाइम होता है जो कि ये प्रोसेस करवा रहा होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस हो रहा होता है। दिस इज द प्रोसेस, द acetyl CoA, दिस इज द Krebs cycle. You will get this in detail in your biochemistry. Uses from MCQ's point of view, these are important: transport of substances through multiple membrane in the cell, synthesis of chemical compounds throughout the cell, and mechanical work, all the cell work. Lysosomes, these are the I already discussed. We can again go through that structures. Follicular organelle, hydrolytic enzymes होते हैं, function breakdowns, food particles invading object or worn out the cells. Peroxisomes, spherical organelle, function degrade hydrogen peroxide, a toxic compound that can be produced during metabolism. Cilia and flagella, hair-like flagella extended from the surface of the cell. They are present in large number of the cell called cilia. If one is present, it's called flagella, and many present, they are called cilia. And they are less numerous and longer, they are called flagella. Both organelles composed of 9 pairs of microtubules arranged round in a central pair, like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Cell motility. Movement of the cilium, movement of the flagellum, we already been discussing it through from your childhood. Centrioles composed of 9 sets of triplet microtubules, just like this. It actually play a major role in the cell divisions. These are the two that move apart to the opposite poles and the spindle formation. These are some extra features that I think that you should know about the immunity of the cell. There are two types of immunities. We have been just gone through these things: innate immunity and acquired immunity. These are also provided by the cells: mast cells, anti-inflammatory cells, neutrophils, monocytes, and macrophages. These are your army against the bacteria and other viruses. Lymphocytes, these are also army or major generals having T lymphocytes and B lymphocytes.
Transendothelial migrations, your cells can be migrated from one place to another by squeezing themselves just like this. It is squeezing it and eventually out of the cell where the damage or bacteria or other culprit is already been acknowledged. Leukocyte functions, there are different functions you will be studying in blood. Dr. Hamad had been started. There are some references or there are some related animated videos are here you can see. Next time I'll try inshallah that the animated videos be along with the side of the slides. Thank you very much. The ribosome is a large molecular factory that translates the genetic code in messenger RNA into long chains of amino acids that fold up into a protein. The gene code is read in groups of 3 letters called a codon. Amino acids are delivered to the ribosome by transfer RNA and match to the gene code in the messenger RNA. Once gene translation is complete, the amino acid chain folds up to create a protein with a 3-dimensional shape that determines its function. The nucleus is the most conspicuous structure in the eukaryotic cell. It is so large it was noticed 300 years ago by the first microscopists. Contained inside the nucleus is the genome, made of long DNA molecules. Genes written in the DNA are unpackaged as needed and transcribed by enzymes into RNA. The entry and exit of large molecules from the nucleus is controlled by nuclear pores, giant multi-protein gateways found all across the nuclear envelope. Lysosomes are small vesicles that digest and break down food, waste materials, and unwanted cell debris, and recycle their components as nutrients. The interior of lysosomes is acidic, which activates digestive enzymes that only work in this environment. The Golgi apparatus is a stack of flattened membrane discs that process newly made proteins and lipids from the endoplasmic reticulum. During their journey through the Golgi, proteins are modified and packaged and then directed to their final destination within the cell or to the plasma membrane for secretion. The major function of the mitochondria is to provide the cell with energy in the form of the energy-rich molecule ATP. Mitochondria are dynamic and come in a variety of shapes and sizes, fusing and dividing to suit the changing needs of the cell. The plasma membrane is a fluid skin of lipids and protein that surrounds and protects the cell and controls what can enter and exit. Dispersed across the plasma membrane are proteins that allow the cell to import nutrients, export wastes, and to communicate with other cells. Ribosomes are protein-making factories that read the genetic information contained in messenger RNA from the nucleus and use it to manufacture proteins. A typical cell contains millions of ribosomes, either wandering in the cytosol or attached to the surface of the endoplasmic reticulum.
The endoplasmic reticulum is a maze of internal membranes that serves as a site of manufacture, storage, and transport of ions, lipids, and proteins.